वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, फोर्स को डिफाइन किया था। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूं। हमने कहा था कि जब भी दो डिफरेंट बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो फोर्स एग्जिस्टेंट में आती है। अब वो फोर्स जो है वो उसकी स्टेट को चेंज कर सकती है, उसकी मोशन को चेंज कर सकती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी फोर्स की। फिर हमने फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्सेस में हमने बात की थी टेंशन की, इलास्टिक फोर्स की, इसी तरह से नॉर्मल फोर्स की। इसी तरह से हमने जो है वो थर्स्ट फोर्स के बारे में बात की, फ्रिक्शनल फोर्सेस की बात की। तो ये 5 फोर्सेस के बारे में हमने कल डिस्कशन की थी। इसी तरह से हमने नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी तरह से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ के बारे में डिस्कशन की थी। और मैंने आपको बताया था कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो हैं वो फील्ड्स के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, जबकि कांटेक्ट फोर्सेस जो हैं वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो है वो एग्जिस्टेंस में आती हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा फंडामेंटल फोर्सेस का है। तो आपने नहायत ही तहम्मुल के साथ जो है इस लेक्चर को सुनना है। मैं स्लोली ग्रेजुअली हर छोटा छोटा पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूंगा अनएड्रेस ना रहे। तो आपने बहुत ही तहम्मुल के साथ जो है इस पूरे लेक्चर को सुनना है। तो मैं एंड पे आपके क्वेश्चन जो है वो लूँगा। ओके, अब हमने इतनी सारी फोर्सेस पढ़ ली हैं। साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये इतनी सारी फोर्सेस जो एग्जिस्ट कर रही हैं ये हो सकता है किसी पेरेंट फोर्सेस की जो है वो टाइप्स हों। तो उनका ये मानना था कि कायनात में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी ये फोर्सेस जो हमने कल पढ़ी हैं टाइप्स हैं। तो उन फंडामेंटल फोर्सेस को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं, ये देखें, फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो इस यूनिवर्स में 4 थी। यस, मैंने कहा थी, अभी ये 3 हो चुकी हैं। यस, अभी ये हो चुकी हैं 3। यस, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहली फोर्स जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यस, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देन है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो साइंटिस्ट का मानना था कि जितनी भी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, जितनी भी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं वो बेसिकली इन 4 फोर्सेस से ही डिराइव हुई हैं। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये याद रखें कि यूनिवर्स में ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। यस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेट्स से कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है सेंटर में। यस, ये आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है और साइड्स पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं प्लस न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ओके,
तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस बात को आपने याद रखना है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं तो दो प्रोटॉन्स जो हैं, मतलब कि अगर दो प्रोटॉन हैं, ये एक प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फिनोमेना होना चाहिए वो रिपल्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ये रिपेल करेंगे तो इससे क्या होगा कि न्यूक्लियस टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में न्यूक्लियस नहीं टूटता। इसका मतलब है कि कोई ऐसी ताकत एग्जिस्ट करती है जो कि प्रोटॉन को प्रोटॉन से जोड़ के रखती है, और वो जो ताकत एग्जिस्ट कर रही है उस ताकत को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यस, ये जो हमारे पास ताकत एग्जिस्ट कर रही है जिसने प्रोटॉन को प्रोटॉन से जोड़ के रखा है उससे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है ये प्रोटॉन को भी जोड़ के रखती है, इसी तरह से ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी जोड़ के रखती है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल होता है। इसी तरह से ये फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी आपस में जोड़ के रखती है। इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो फोर्स है ये प्रोटॉन को भी जोड़ के रखती है, इसी तरह से ये न्यूट्रॉन को भी जोड़ के रखती है और प्रोटॉन को भी जोड़ के रखती है। इसी वजह से, इस फोर्स की वजह से हमारा न्यूक्लियस जो है वो अभी तक एग्जिस्ट करता है। अगर इस फोर्स को ख़त्म कर दिया जाए तो प्रोटॉन बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर बहुत सारे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमारी कायनात की बेसिक एंटिटी है न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस ही डिस्ट्रॉय हो गया है तो इसका मतलब है कि पूरी कायनात ही ख़त्म हो सकती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। फाइन। अब चूंकि ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, मैं आपको सेपरेटली बता देता हूँ कि ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो डायामीटर है ये होता है 10⁻⁻⁻15 मीटर। यस, तो इसका डायमीटर क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। अगर डायमीटर जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, न्यूक्लियस से बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है कि 10⁻⁻15 जो है वो इसकी रेंज है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज क्या है, तो उसकी रेंज क्या है, 10⁻⁻15। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻15 है और ये फोर्स न्यूक्लियस से बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर न्यूक्लियस से बाहर एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि ये जैसे ही न्यूक्लियस से आप बाहर निकलेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो पहला एमसीक्यूज आपने ये बना लिया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इज, जी क्या होती है, A0, B मैक्सिमम, C 10⁻⁻15 मीटर। सॉरी मीटर नहीं आएगा यहाँ पे, ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट जो है वो क्या होता है, न्यूटन। इस तरह C जो है लेट्स से नन। तो इसका मतलब है इसका सही आंसर क्या होगा, आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, जीरो। ये न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है। ओके फाइन। तो आपने देखा कि अब ये प्रोटॉन ने प्रोटॉन को अट्रैक्ट करना है,
किस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेगा। हालांकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव को क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। तो ये एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं। अब इनको मैसेजेस भेजने के लिए, मैसेजेस जो भेजते हैं ये एक ख़ास तरीके से इसको मैसेज भेजेगा कि तुमने मेरे पास आना है, ये दोबारा से इसको क्या करेगा, मैसेज भेजेगा कि तुमने भी मेरे पास आना है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब ये जिस मीडियम के थ्रू जो है वो मैसेज भेजते हैं उसे हम कहते हैं एक्सचेंज पार्टिकल। क्या कहते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल। जिस तरह हमारे यहाँ पे सिग्नल्स होते हैं, हम सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, इसी तरह ये पार्टिकल्स आपस में जब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करने के लिए इनके पास जो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल है, जो सिग्नल है, उसे हम कहते हैं पायॉन। क्या कहते हैं, पायॉन। तो यहां से आपके पास दूसरा एमसीक्यूज आ गया कि आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपने किस पे टिक लगाना है, पायॉन। पायॉन को इस तरह भी लिखते हैं, सम टाइम कंफ्यूज करने के लिए PION इस तरह भी लिख सकते हैं, पायॉन। ठीक है, तो ये इसका एक्सचेंज पार्टिकल है, मैसेंजर पार्टिकल है, जो दूसरे पार्टिकल को बताता है कि भाई तुमने अट्रैक्ट होना है, तुमने मेरे साथ जुड़ के रहना है, और दूसरा भी इसको बताता है हाँ भाई तुमने भी मेरे साथ जुड़ के रहना है। तो ये एक्सचेंज पार्टिकल जो है इसे पायॉन कहते हैं। अब आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किन किन पार्टिकल्स के दरमियान एक्ट कर रही है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, इसकी रेंज क्या है, किस रेंज में है, और न्यूक्लियस से बाहर ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, इसका एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, पायॉन। और इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है दूसरी फोर्सेस से, जो मैंने यहाँ डिस्कस की आपके साथ, ये बाकी फोर्सेस के साथ जो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब कि ये फोर्स इन सब से जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। और इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वो क्या है, वो 1 है। तो इस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखें, सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन आ जाती है मेरे पास, फोर्स विच टाइटली, या इसको लिख लें which keeps the protons tightly packed in nucleus। ठीक है। नंबर 2, हम इसकी रेंज को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फोर्स। तो मैंने आपको अभी बताया कि इसकी रेंज जो है 10⁻⁻15 मीटर। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 10⁻15 जो है डायमीटर ऑफ प्रोटॉन, डायमीटर ऑफ प्रोटॉन। ये जो वैल्यू है 10⁻⁻15 ये एग्जैक्टली प्रोटॉन के डायमीटर के इक्वल भी है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वल टू डायमीटर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपने किस पे लगाना है, डायमीटर ऑफ प्रोटॉन। ये भी आपका एमसीक्यूज बन जाएगा। इसी तरह से रेंज के बाद है एक्सचेंज पार्टिकल। एक्सचेंज पार्टिकल, तो इसका एक्सचेंज पार्टिकल जो है मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, पायॉन, या इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, पाई मीजॉन। ठीक है, ये 2 नाम अक्सर देते हैं। तो हमारी बुक में चूंकि पाई मीजॉन मेंशन नहीं है तो हम पायॉन इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है कंसीडर करेंगे। इसी तरह से इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो 1 है दूसरी फोर्सेस से। और जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। चारों फोर्सेस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है चारों की निस्बत, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, किन किन पार्टिकल्स के दरमियान रखती है, और उसकी रेंज क्या है, उसका एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा है, और उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है।
तो ये सारी बातें हम सारे जो फोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में से यही MCQs जो है वो बन सकते हैं कि अगर तो वो विद इन न्यूक्लियस है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो मैक्सिमम होती है, तो जैसे ही आप न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो ये अब्रप्टली क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इज जीरो, ठीक है। इसी तरह रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻15। एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा है? पायोन। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? 1। और चारों फोर्सेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, स्ट्रॉन्ग के बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये क्या होती है? ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और मेरे पास, या इसको पॉजिटिव कर लें, और मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो आपको इस बात का पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं इस तरह से। ये इनकी फील्ड लाइंस हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो दरमियान में आपको ये खाली रीजन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। अब इनके दरमियान जो बेसिकली रिपल्शन की फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कम्बिनेशन होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब ये किस तरह रिपेल कर रहे हैं? अब ये रिपेल कर रहा है तो ये इसको एक मैसेज भेज रहा है, और ये भी क्या कर रहा है? इसको मैसेज भेज रहा है। अब ये दोनों जब मैसेज भेजेंगे तो किसी सिग्नल के थ्रू भेजेंगे। अब इनका जो सिग्नल भेजने वाला जो हमारे पास सिग्नल है उसको हम कहते हैं फोटोन। तो फोटोन जो है वो इनका एक्सचेंज पार्टिकल है। फोटोन इज एक्चुअली द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये भी इसको बता रहा है, सॉरी ये इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे। तो ये पार्टिकल इसको बताएगा कि तुमने जो है वो मुझसे दूर जाना है, तो जिस सिग्नल के थ्रू बताएगा उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन, ठीक है। ये पार्टिकल इसको कहेगा कि तुमने मुझसे दूर जाना है, तो जिस सिग्नल के थ्रू कहेगा उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। ये पॉजिटिव नेगेटिव को कहेगा तुमने मेरी तरफ आना है, अट्रैक्ट होना है, तो ये जिस सिग्नल के थ्रू कहेगा उसको हम कहते हैं फोटोन। नेगेटिव पॉजिटिव को कहेगा कि तुमने भी मेरे पास आना है, तो जो मैसेज आएगा वो किसके थ्रू जाएगा? फोटोन के थ्रू जाएगा। अब चूंकि ये फील्ड्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड्स आपने याद रखना है कि फील्ड्स हमेशा इनफाइनाइट होती हैं। अगर फील्ड्स इनफाइनाइट है तो इसकी जो रेंज होगी, इस फोर्स की जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी? इनफाइनाइट, ठीक है। एक्सचेंज पार्टिकल हो गया है और ये जो रेंज है ये इसकी इनफाइनाइट है। ओके, अब जो बात समझने वाली है, अब आपने देखा कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो हमने कल 3 तरह की फोर्सेस पढ़ी थी। हमने जो फोर्सेस पढ़ी थी उनमें जो पहली फोर्स थी वो कौन सी थी? उसमें नॉर्मल फोर्स हमने पढ़ी थी। नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। टेंशन की जो फोर्स थी वो भी एक कांटेक्ट फोर्स थी। इसी तरह से हमने इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी, फ्रिक्शनल फोर्स। ये 3 फोर्सेस जो थी वो हमने डिस्कस की। अब ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली एक सिंगल फोर्स की टाइप हैं, और वो फोर्स कौन सी है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ही ये तीनों फोर्सेस क्या हैं? टाइप है। तो ये डॉटर फोर्सेस हैं और ये क्या है? पेरेंट फोर्स है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल है। ओके, तो इस तरह से मैंने जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसको लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले यस, फोर्स विच acts between charged particles. यस, ये चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है. ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखना था? रेंज. यस, तो मैंने आपको बताया कि इस फोर्स की जो रेंज है दैट इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट इसकी रेंज है. इसी तरह से मैंने आपको बताया कि इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा है इसका? फोटॉन. फोटॉन. ओके, और ये भी आपने याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोटॉन एक मैसलेस पार्टिकल है. मैसलेस पार्टिकल्स मतलब इसका रेस्ट मैस नहीं होता. मतलब कि फोटॉन को मैं ऐसे करके हाथ में नहीं पकड़ सकता, मतलब कहीं पे ये स्टे नहीं कर सकता. रुका हुआ फोटॉन कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता. अगर वो रुका हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मूव कर रहा है, और अगर रुका हुआ नहीं है तो इसका मतलब है इसका रेस्ट मैस जीरो है. मैंने क्या बताया आपको कि वो एक मैसलेस पार्टिकल है जिसका रेस्ट मैस जीरो है. रेस्ट मैस जीरो होने का मतलब ये है कि फोटॉन कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, कभी भी रुका हुआ नहीं हो सकता. क्या आपने कभी रोशनी रुकी हुई देखी है? नो, रोशनी हमेशा क्या करती है? लाइट हमेशा ट्रैवल करती है, विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करती है. तो फोटॉन बेसिकली लाइट का ही छोटा पार्टिकल होता है. ओके, तो आपने याद रखना है कि ये फोटॉन जो है वो क्या है? मैसलेस पार्टिकल है. उसके बाद है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ. रिलेटिव स्ट्रेंथ. ओके, इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है दैट इज 7.3 इंटू 10⁻⁻3. ये भी आपने याद रखनी है. तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पता होना चाहिए. अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टाइप्स इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो टाइप्स मैंने अभी डिस्कस की हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? टेंशन की फोर्स हो सकती है, ठीक है. इसी तरह फ्रिक्शन की हो सकती है, ठीक है. इसी तरह से मैंने चौथी भी डिस्कस की थी, नॉर्मल फोर्स. ऑल राइट, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है. ये होगी हमारी दूसरी फोर्स. अब हम चलते हैं तीसरी फोर्स के ऊपर. ओके, इसके बाद है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स. यस, ग्रेविटेशनल, ये तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो मैं इसको जल्दी से स्किम करूंगा. तो आपको पता है कि फोर्स बिटवीन, यस, फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैविंग मैस. कल मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया था कि जिन ऑब्जेक्ट्स के पास मैस होता है उनके दरमियान ये फोर्स जो है वो एक्ट करती है. अच्छा, इसकी रेंज क्या है? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये फील्ड फोर्स है, तो इसकी भी रेंज क्या होगी? इनफाइनाइट. यस, इसकी रेंज, जो जो फील्ड फोर्सेस हैं, जिन फोर्सेस की फील्ड एग्जिस्ट करती है, उन फोर्सेस की जो रेंज है वो हमेशा क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, ठीक है. इसके बाद है एक्सचेंज पार्टिकल. एक्सचेंज पार्टिकल क्या होगा? तो ये जो हम देखते हैं ना कि मून और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं. वो जो मैसेज जिस सिग्नल के थ्रू भेजते हैं, उस मैसेज, उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज पार्टिकल. और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो ग्रेविटॉन है. ग्रेविटॉन. अब ग्रेविटॉन जो है ये भी क्या है? मैसलेस पार्टिकल है. मैसलेस पार्टिकल. और इसके बारे में एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नॉट डिस्कवर्ड येट. यस, इसको हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया. ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है. क्या है जी? हाइपोथेटिकल. यानी हमारा मफरूज़ा है, हमारा ख्याल है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैसेज है वो ग्रेविटॉन के ज़रिए जाता है, लेकिन अभी तक हमने इसको डिस्कवर नहीं किया.
और कुछ रिसर्चेज में ये हो भी गया है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी, ठीक है। रेंज होगी, एक्सचेंज होगी, पार्टिकल हो गया, इसके अलावा इसके साथ है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है इसकी, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इसकी वो क्या होगी, यस 10 रेज़ टू पर -5, ठीक है। ओके, सॉरी ये 10 रेज़ टू -5 नहीं है, ये जो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास 10 रेज़ टू -39 है, 6 × -39, यस। ये रेंज इसलिए इसकी बहुत कम है, उसकी रीज़न ये है कि ये वीकेस्ट फोर्स है, ये आपने याद रखना है, वीकेस्ट फोर्स, यस। मैंने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के बारे में बताया, इन चारों में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन सब में सबसे ज़्यादा वीक फोर्स जो है वो यही है, इसकी रेंज जो है वो सबसे जो इसकी स्ट्रेंथ है वो सबसे क्या है, कम है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ओके। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ये बातें याद रखनी है अपने। ग्रेविटॉन मैसलेस पार्टिकल है और ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट जो है वो हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट्स से कि ये हमारा न्यूक्लियस है, लेट्स से कि ये सारा हमारा न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस, ओके। इस न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था कि इसके डायमीटर के इक्वल जो है वो 10⁻⁻15 मीटर जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा और कम करें तो इसके अंदर एक और फोर्स भी होती है और उस फोर्स को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻17 मीटर होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी इसकी रेंज कम होती है। तो मैंने इसलिए डायमीटर कम कर दिया है, मतलब कि इसकी रेंज क्या होती है, कम होती है, ओके। अब जो आपने सुना है रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी, यस। अब रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हो रहा है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन को यहाँ से बाहर फेंकती है, मतलब कि वो जब एक्ट करती है तो किसी ना किसी प्रोटॉन को अलहदा करती है और एक प्रोटॉन को जो है उसने क्या किया है, जब प्रोटॉन को यहाँ से बाहर फेंकती है तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जब वो न्यूट्रॉन को यहाँ से बाहर फेंकती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। इसे हम कहते हैं बीटा डिके, बीटा +1 और बीटा -1 डिके, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते। और दूसरा इसने एक और बात की है फ्लेवर की। फ्लेवर ये होता है कि लेट्स से कि आपने अभी तक पढ़ा है कि ये प्रोटॉन है, फर्ज करें कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स। जैसे इन तीनों पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्वार्क्स, QUARKX, ठीक है। ये क्वार्क्स जो हैं ये तीनों जब मिलते हैं, तीनों क्वार्क्स मिलते हैं तो एक प्रोटॉन बनता है। इसी तरह से जब 3 न्यूट्रॉन्स 3 क्वार्क्स और तरह के मिलते हैं, डिफरेंट कलर के, यानी कि डिफरेंट फ्लेवर के क्वार्क्स आपस में मिलते हैं तो फिर बनता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये जो फोर्स है ये क्या करती है कि इन क्वार्क्स को दूसरे क्वार्क्स में क्या करती है, तब्दील करती है। देखें, जब क्वार्क्स चेंज होंगे तो प्रोटॉन से क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा, और ये बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये 10,000 टाइम्स जो है वो वीक होती है, किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10,000 टाइम जो है वो वीक होती है। और मैंने आपसे इसकी रेंज के बारे में डिस्कशन कर ली है, इसकी रेंज जो है वो ये होती है। और इसके जो एक्सचेंज पार्टिकल हैं वो 3 होते हैं। वो एक्सचेंज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर बोसॉन, W+, W- और Z0।
ये 3 इसके एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये 3 पार्टिकल्स के थ्रू क्या करती है, मैसेजेस भेजती है। तो इसके 3 एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं। क्लियर हो गया? हम फटाफट लिख लेते हैं। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। ये फोर्स जो है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसकी रेंज क्या है, अभी मैंने आपके साथ रेंज डिस्कस की। उसके बाद हम देखेंगे एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। ओके, तो इसकी जो रेंज है वो मैंने आपको बताया 10⁻⁻17 मीटर है, यानी इनसाइड द न्यूक्लियस एक्ट करते एक्सचेंज पार्टिकल कौन से हैं, W+, W- एंड ज़ीनॉन, और इन्हें कहते हैं वेक्टर बोसॉन्स। यस, वेक्टर बोसॉन्स। और ये बात भी आप याद रख लें कि ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं। हैवी पार्टिकल्स होने की वजह से इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है। ऑल राइट, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है इसकी, 10⁻⁻5। तो ये मैंने आपके साथ वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो भी डिस्कस कर ली। अब साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ये 4 एग्जिस्ट करती हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन चारों को एक ही फोर्स बना सके, मतलब कि इनको आपस में मिला के एक पेरेंट फोर्स जो है वो बना सकें। तो इसके लिए अटेम्प्ट की थी 1960 में, ये याद रखिएगा। 1960 में 3 साइंटिस्ट जो थे, जिनमें से पहले जो थे वो डॉक्टर अब्दुस्सलाम और इनके साथ थे स्टीवन वाइनबर्ग और शेल्डन ली ग्लाशो। इन 3 साइंटिस्ट ने ये किया, इन्होंने कहा कि जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जो वीक फोर्स है, ये बेसिकली एक पेरेंट फोर्स की 2 टाइप्स हैं। और वो पेरेंट फोर्स जो है, इन्होंने कहा कि उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स। जस्ट अ सेकेंड, यस, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स। यानी कि अब हमारे पास पहले 4 फोर्सेस थी, तो 1960 के बाद हमारे पास 3 फोर्सेस होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रो वीक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रो वीक फोर्स के जो एक्सचेंज पार्टिकल्स थे, वो 4 हो गए, W+, W- और 7 फोटोन। तो ये 4 पार्टिकल्स जो हैं वो इसके एक्सचेंज पार्टिकल हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और इस डिस्कवरी के ऊपर डॉक्टर अब्दुस्सलाम, स्टीवन वाइनबर्ग और शेल्डन ली ग्लाशो को नोबेल प्राइज़ मिला था 1960 में। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, अब मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, अब मैं क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ आपको। ओके, ये फातिमा वजीर का क्वेश्चन है, व्हाई द रेंज इज इनफाइनाइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट का आंसर देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि फील्ड्स जो होती हैं, फील्ड्स, उनको आप कंसाइज नहीं कर सकते, वो पूरे यूनिवर्स में फैली होती हैं, पूरे यूनिवर्स में। ऑल्दो कि डिस्टेंस के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, लेकिन फील्ड्स अगर बात करें तो वो पूरे यूनिवर्स में। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ कि लेट से मैं बात करता हूँ आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस तरह ये लेट से मेरा बोर्ड यूनिवर्स है, तो ये यूनिवर्स में फैली हुई हैं ऐसे पूरी की पूरी फील्ड जो है वो यूनिवर्स में फैली हुई हैं। तो इसलिए इनकी रेंज जो होती है, जहाँ जहाँ फील्ड मौजूद होगी वहाँ वहाँ पे फोर्स लगेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ फील्ड मौजूद होगी वहाँ वहाँ पे फोर्स लगेगी। इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि फील्ड फोर्सेज हैं तीनों की तीनों, उनकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपने कहा, किधर गया क्वेश्चन? अच्छा, ओके, नेक्स्ट आपने कहा व्हाट आर पायोन्स इन स्ट्रॉन्ग। पायोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स में नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स में है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में है। आप देखें ना कि प्रोटॉन ने प्रोटॉन को अट्रैक्ट करना है। अब इन दोनों में बातचीत होती है, जिसको मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि ये इसको सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल का नाम जो है हमने पायोन रखा हुआ कि इसने पायोन सिग्नल भेजा, इसने पायोन सिग्नल भेजा, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, पैक कर लिया इस तरह से। तो ये मैसेंजर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आप लोग मैसेंजर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये जो मैसेंजर यूज़ करते हैं उसको हम पायोन कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका पार्ट कि कैन यू एक्सप्लेन एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स वंस अगेन। यस, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, अभी मैं करता हूँ 1 मिनट, मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि जस्ट अ मिनट, कहाँ गई, 1 मिनट, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको। ये देखें, अब जो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसके एक्सचेंज पार्टिकल्स W+, W- और Z0, इनको हम कहते हैं वेक्टर बोसॉन। ये वाइड फोर्स है जो कि 3 एक्सचेंज पार्टिकल यूज़ करती है। मतलब इसके पास व्हाट्सएप भी है, इसके पास इंस्टा भी है, थर्ड कौन सी होती है, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक भी है, या अदर मैसेंजर्स या टेलीग्राम, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसके पास 3 मैसेंजर है, 3 तरह से ये क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। और ये न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो रीजन है उससे भी अंदर एक्ट करती है। तो ये समटाइम क्या करती है कि प्रोटॉन को अलहदा कर देती है। तो जब ये प्रोटॉन को यहाँ से बाहर फेंकने लगती है तो कुछ एमिशंस होते हैं जिन्हें हम बीटा पार्टिकल एमिशंस कहते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा अभी, वो 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। जब रेडियो एक्टिव डिके पढ़ते हैं तो आपके पास बीटा डिके होता है। तो β+1, β-1 डिके जो होता है उसके लिए ये फोर्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये फ्लेवर्स यानी कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल है उसको भी ये तब्दील करती हैं। कैसे करती हैं? प्रोटॉन, जो आपने आज तक पढ़ा था कि प्रोटॉन एक पार्टिकल है, लेकिन जब हम प्रोटॉन को माइक्रोस्कोप से देखें, मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर 3 मजीद पार्टिकल्स हैं। उन 3 पार्टिकल्स को कहते हैं क्वार्क्स। जब वो तीनों इकट्ठे होते हैं तो प्रोटॉन बनता है। जब यहाँ पे 3 क्वार्क इकट्ठे होते हैं तो न्यूट्रॉन बनता है। लेकिन प्रोटॉन के क्वार्क्स और न्यूट्रॉन के क्वार्क्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस वजह से ये फोर्स क्या करती है कि ये इन क्वार्क्स को चेंज करती है। जैसे ये क्वार्क्स चेंज होंगे तो ये फिर प्रोटॉन ही रहेगा, ये न्यूट्रॉन बन जाएगा। ऑलराइट, ओके। एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगेन। यस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। 1 मिनट, मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, ये देखें, ओके। यहाँ देखें, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करवाने के लिए एक ऐसी यूनिवर्स में फोर्स अल्लाह ताला ने बनाई हुई है जो कि इनको अट्रैक्ट यानी टाइटली पैक करके रखती है। अदरवाइज प्रोटॉन को आपस में मिलाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो ये बनता था कि अगर प्रोटॉन एग्जिस्ट करें तो प्रोटॉन को रिपेल करना चाहिए। लेकिन ये तो चुप करके जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनको जो है वो जोड़ के रखा हुआ है एक फोर्स ने, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है। जैसे ही आप न्यूक्लियस से बाहर आएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी अब्रप्टली। यहां से यहां आएंगे तो ये जीरो हो जाएगी। फाइन, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के रखती है। ऑल्दो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनको जोड़ के रखती है। ऑलराइट, ओके। व्हाई फोटोन इज चार्ज पार्टिकल बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। जी देखें, जो फोर्सेस होती हैं, मैंने आपको बताया कि फोर्सेस इंटरेक्ट करती हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, फोर्सेस जब इंटरेक्शन की वजह से जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अब दो बॉडीज जब इंटरेक्ट करेंगी तो किसी ना किसी थ्रू से तो इंटरेक्ट करेंगी ना, बात करेंगी। लेट्स से जिस तरह हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हम बातचीत करते हैं, कोई ईमेल करते हैं, कोई मैसेज कर देते हैं, ठीक है, तो इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी ना किसी एक्सचेंज पार्टिकल के थ्रू करते हैं। और हमने उस फोटोन को नहीं बनाया, हमने उसका नाम दे दिया कि जी इनका जो पार्टिकल है उसका हमने नाम रख दिया है कि ये जो पार्टिकल है ये फोटोन है। ठीक है, उसका सिर्फ नाम रखा हुआ है। हो सकता है हम उसका कोई और नाम भी रख सकते थे, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके। नीचे और है, ओके। आई होप सो कि यहाँ तक आपने जो है वो सारी के सारी फंडामेंटल फोर्सेस को जो है वो समझ लिया होगा। तो इनमें से अब आपको एमसीक्यूज आपने रेडी करने हैं। मैंने आपको रेडीमेड मटेरियल दे दिया है, रेंज के बारे में बता दिया है,
मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ यहाँ पे। बुक हम अभी ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये सारी बातें जो हैं जो इसके अंदर लिखी हुई हैं, मैंने आपको पॉइंट्स बना के जो है वो बता दिए हैं। आपने ये लाजमी पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखें, ये चार्ट देखें ज़रा, देखें प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो पायोन जो है वो मैसेंजर पार्टिकल यूज़ कर रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो पायोन यूज़ कर रहा है। पॉजिटिव के साथ कर रहा है तो फोटोन यूज़ कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कर रहा है तो फोटोन यूज़ कर रहा है। तो ये चार्ट जो है ये आपने याद रखना है। अब देखें वीक फोर्स में, देखें वीक फोर्स में न्यूक्लियस में से जब प्रोटॉन निकला है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, β+1, इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रिनो। तो ये जो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में जो है ये पार्टिकल रिलीज होते हैं। इसी तरह से मैस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया हुआ है कि जो ग्रेविटॉन है वो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया, अभी तक डिटेक्ट नहीं हो सका, लेकिन लेटेस्ट लिटरेचर के मुताबिक हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को जो है वो डिटेक्ट किया है, तो उसमें चांसेस हैं कि हम ग्रेविटॉन को भी जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर अब्दुल सलाम। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रोवीक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोवीक फोर्स जो थी वो उन्होंने बताई थी। और इनके जो फोर्स कैरियर्स हैं, जो कि मैंने आपको 4 कैरियर्स बताए थे, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखें, यस ये देखें, मैंने आपको कहा था कि इसमें एक फोटोन है इलेक्ट्रोवीक में, एक ये Z0 है, W+ है, W- है। इनको कंबाइन करें तो हम इनको कहते हैं गेज बोजॉन्स। यस, गेज बोजॉन। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स के जो एक्सचेंज पार्टिकल हैं उनको हम क्या कहते हैं, गेज बोजॉन। आई होप सो कि आपने लेक्चर को जो है वो समझा होगा। अगर आपकी मजीद कोई क्यूरीज हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।